नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। देखिए, हमें से कई विद्यार्थियों ने YouTube चैनल है ना मैथ्स बाय भावेश सर सब्सक्राइब कर रखा होगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी इसके लिए मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ के बारे में, यानी ल स प म स प एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है, यानी लघुत्तम समापवर्तीय, और एचसीएफ का अभिप्राय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात होती है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो अब इसके ऊपर जो हमारे परीक्षा के लिए किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास के माध्यम से। चलिए सर, देखते हैं। हमारा जैसे पहला प्रश्न की बात कर रहे हैं हम लोग, एक विद्युत यंत्र प्रत्येक 60 सेकंड के पश्चात अपनी ध्वनि उत्पन्न करता है। अन्य यंत्र प्रत्येक 62 सेकंड के पश्चात अपनी ध्वनि उत्पन्न करता है। दोनों की ध्वनि साथ साथ में प्रातः 10 बजे सुनी गई हो, तो अगले कौन से शीघ्र समय पर वे साथ साथ ही अपनी ध्वनि उत्पन्न करेंगे। तो चलिए सर, देखते हैं हम लोग अपने प्रश्न के बारे में भी किस प्रकार से हम लोग अपना प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, 2 घंटियों की बात कह सकते हैं अपन, विद्युत यंत्रों की बात कर सकते हैं, एक 60 सेकंड के अंदर के पश्चात और दूसरा जो है वो 62 सेकंड के पश्चात ध्वनि उत्पन्न करता है। अगर 10 बजे प्रातः दोनों एक साथ में बजे हों तो 10 बजे के बाद वापस कब बजेंगे। देखिए, हम लोगों ने क्लास के अंदर डिस्कस किया था ये प्रश्न किसका है। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि यह प्रश्न हमारा एलसीएम का है। हमें क्या करना होगा, हमें 60 और 62 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। ठीक है, 60 और 62 का एलसीएम हम लोग लेना चाहते हैं। देखिए, एलसीएम के लिए हम यहाँ पर भाग विधि का प्रयोग करना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 का भाग देना है और 2 का भाग उन स्थितियों में देते रहना है जब 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, जो भी जिसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है उसमें से किसी एक में भी 2 का भाग जाए तब तक 2 का भाग देते रहना है आपको। जैसे 2 का भाग गया हमारा यहाँ पर 30 बार, यहाँ पर 31 बार। अब फिर से 2 का भाग हम लोग दे रहे हैं, है ना, 2 का भाग 15 बार और यहाँ 31। अब 15 और 31 दोनों में 2 का भाग नहीं दिया जा सकता है, तो 2 के बाद हम 3 की बात करेंगे। 3 का भाग 5 बार और यह 31 का एज इट इज 31। अब भाग 5 का दे रहे हैं 1 और 31, और कुल मिलाकर के 31 का भाग देते हुए 1। तो बताइए इसके अंदर एलसीएम कितना बनकर के आया है। सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। आपके दिमाग में आएगा 2 और 2 का गुणा 4, 4 का 3 से गुणा 12, 12 का 5 से गुणा 60। तो एलसीएम आपका बना 60 गुणा 31, और ये चूंकि सेकंड आ गया सर, ठीक है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो सेकंड की बात कर रहा है। तो एलसीएम वापस ध्यान देना, 5 या 15 दूना 30 और 2 का गुणा 60 गुणा 31 सेकंड। मुझे करना क्या होगा कि यहां पर इसको आपको कन्वर्ट करना होगा मिनट के अंदर, और आपके दिमाग में आएगा अगर ये सेकंड है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसलिए आप क्या करने वाले हैं, 60 का भाग देते हुए आप इसको मिनट के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए सर देखते हैं हमारी पोजीशन क्या बनने वाली है सर, उसको गौर करें। यहां पर 60 से 60 आपका कट जाएगा और कुल मिलाकर के क्या हो गया सर, 31 मिनट आपका एलसीएम हुआ। इसका मतलब जो घंटियां 60 और 62 सेकंड के अंतराल से बजती है वो वापस एक साथ 31 मिनट के बाद बजने वाली है। और अगर 10 बजे घंटियां एक साथ में बजी हो तो 10 बजे के बाद 31 मिनट यानी कि 10:31 AM पर दोबारा घंटियां एक साथ बजने वाली है। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। देखिए, हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है सर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वह यहां पर, चलिए सी प्रश्न, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 244 और 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल प्राप्त हो, वह संख्या क्या है। ध्यान दीजिए, हमारा प्रश्न बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, जिसके द्वारा हमारा प्रश्न कह रहा है 244 में भाग दें और 2052 में भाग दें तो शेषफल हमारा कितना हो,
हर स्थिति में 4 शेष बनना चाहिए। और जब आपका प्रश्न यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, और क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व कर लें, क्योंकि हर बदलती हुई लैंग्वेज के साथ में आपका प्रोसेस बदल जाता है। यानी एलसीएम निकालते हैं, कई बार उस संख्याओं को जोड़ते हैं, कई बार घटाते हैं, कई बार अंतर को लेने के बाद आप एचसीएफ निकालते हैं। तो हर बदलती लैंग्वेज के साथ में आपका प्रोसेस बदलता है। उससे बेटर है हम ऑप्शन को यूज कर लें। देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब है मुझे बड़े से छोटे क्रम के अंदर इसको चेक करना है। यानी मुझे बड़े से छोटा क्रम लेते हुए प्रश्न को हल करना चाहिए। और सबसे बड़ा जो है वह 1 नंबर पर 30,720 है, 2 नंबर पर उसके बाद 15,360 है, 3 नंबर पर बड़े से छोटे क्रम में 16 है। उत्तर आए, अदरवाइज आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं 244 के अंदर, ध्यान दीजिए, अगर 244 में मैं 30,720 का भाग दूंगा तो भाग तो एक बार भी नहीं जाएगा, क्योंकि संख्या आपकी छोटी है और आपका शेष 244 बच जाएगा। भाई देखो, इसके अंदर आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 244 से बड़ी संख्या 30,720 का अगर मैं भाग देता हूं, देखिए ऐसा भाई 244 में अगर मैं भाग दे रहा हूं 30,720 का, अब आप क्या कहोगे, सर भाग तो जा ही नहीं रहा है। और जब भाग नहीं गया इसका मतलब 0 बार भाग गया, 0 आ गया, और शेष कितना बचा कि भाई यही शेष बचेगा। अगर छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग दे रहे हैं तो जो छोटी संख्या वही शेष है। और आपका प्रश्न कह रहा है 4 शेष बचना चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, क्योंकि दोनों संख्याएं 244 से बड़ी है। चलिए, अब मैं बात करना चाहूंगा 16। तो अब आप गौर करें, मैं ऑप्शन नंबर बी को ट्राई करने की बात कर रहा हूं। 244 में मैं 16 का भाग देना चाहता हूं। देखते हैं पोजीशन हमारी क्या बनी। 16 एकम 16, पीछे रह गया 8 4 84, 16 का भाग 5 बार, 16 पंजा 80, और शेष कितना रहा 4। तो हम लोग यहां तो पास हो गए हैं सर फिलहाल, कि शेष 4 रहना चाहिए। तो 16 का भाग देने पर शेष 4 बन करके आ रहा है। इसी क्रम के अंदर मुझे 2052 के अंदर भी 16 का भाग देना चाहिए। 16 एकम 16, पीछे रहा 4 5, और 16 का भाग 2 बार, 16 दूना 32, पीछे रहा 13 2, और जब मैं भाग दूंगा 16 का भाग 8 बार 128, और शेष कितना रहा 4, ये शेष रहा। तो दोनों ही स्थितियों में 4 आपका शेष हो गया, और हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया सर, ऑप्शन नंबर बी आपका प्रश्न का आंसर हो गया। यानी 16 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 244 और 2052 में भाग देने पर देखिए दोनों स्थितियों के अंदर 4 शेष बचता है। तो जब भी आपका प्रश्न कहे बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी के लिए बड़े से छोटे क्रम में ऑप्शन को, और छोटी से छोटी संख्या के लिए छोटे से बड़े क्रम में आपको ऑप्शन को चेक करना चाहिए। चलते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 408,1032 का मसप बराबर 1032 x माइनस 480 y और x प्लस वाई बराबर 7 है, तो x माइनस वाई का मान कितना है। देखिए सर, थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है, टेक्निकल प्रश्न है। कई बार तो इस प्रश्न को देखते हुए और समझते हुए हमको प्रश्न क्या कहना चाहता है वो समझ में नहीं आता है, जबकि बहुत आसान सी स्थिति है। देखिए, पहली इंफॉर्मेशन जो है वो ये वाली इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन नंबर 1 है 408 और 1032 का जो HCF है, मसप है, वह 1032 x माइनस 480 y के बराबर है। तो ये एक रिजल्ट होगा। इसका मतलब आपकी समीकरण क्या बन रही है, आपकी समीकरण ये बनेगी 1032 x माइनस 480 y बराबर किसके बराबर है, यह वैल्यू जो है वो एक HCF यानी मसप के बराबर है, और वह मसप किसका है, 408 और 1032 का मसप है। तो मुझे 408 और 1032 का मसप निकालना पड़ेगा सबसे पहले। यानी हम लोग 408 और 1032 का HCF मसप निकालने की बात कर रहे हैं। भाग विधि की बात मैं आपसे कर रहा हूं। 1032 में 408 का भाग देते हुए भाग जाएगा 2 बार, 2 8 16 और 2 चौक 8, घटाने पर यहाँ 16 216 हो गया सर, और 408 अंदर की ओर हो गया। ठीक है, भाग जाएगा 1 बार, 216, घटाने पर देखिए यहाँ पर 8 में 6 गया 2, उधार लेकर के 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर 3 में से गया 192, और ये हुआ सर 216। ठीक है, थोड़ा सा मैं लेफ्ट के अंदर किसका करके इसको लिख देता हूँ सर। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ वापस से। हम HCF की बात करना चाह रहे हैं। किसका HCF है, 408 और 1032 का। ठीक है ना, ये आप निकाल रहे हैं। देखिए 1032 में
408 का भाग, वापस से वही प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, 2 बार भाग जाने पर ठीक है कितना आएगा, 816 आ जाएगा। घटाने पर 16 और ये 200, यहाँ पर 408 की बात हो गई। भाग एक बार जाएगा 216, घटाने पर 2, और यहाँ पर 9 और 1 10, 3 और 1 4, यहाँ पर 216 की बात करने पर फिर से एक बार भाग 192, यहाँ पर 4, 9 और 2 11 24, 192, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 8 बार है ना, 8 चौक 32, 192 ये आ जाएगा। ठीक है, शेष आपका तो अंतिम रूप से 24 हुआ। तो आपकी इक्वेशन क्या बन रही है, 1032x माइनस 480y बराबर, इसका म स प पहले निकाला गया और वह म स प एचसीएफ क्या बन रहा है सर, एचसीएफ आपका 24 बन रहा है। ठीक है, चलिए सर, तो एक इक्वेशन ये बनी। दूसरी इक्वेशन आपकी कह रही है, अच्छा इसके अंदर एक काम कर सकते हैं, यहां पर मुझे 24 का भाग लगता हुआ नजर भी आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर 24 का भाग लगाता हूं कि 24 दूना 48 हो जाएगा, और यहां पर 24 चौक 96, पीछे रह जाएगा 7, और तो मैं यहां पर 24 का भाग देकर के और इसको सरल करने की बात करता हूं। ठीक है, तो वापस देखें, तो 24 का भाग देंगे तो 24 चौक 96, पीछे 7, 24 तिया 72, x माइनस 24 दूना 48 0 20y बराबर 24 का भाग देने पर एक इक्वेशन नंबर 1 बनकर के आ गई। और दूसरी इक्वेशन हमारी है x प्लस वाई बराबर 7, ये इक्वेशन नंबर 2 आई। मुझे x माइनस वाई का मान चाहिए, इसका मतलब इन दोनों समीकरण को हल करते हुए, देखिए सर प्रश्न तो हमारा लसप मसप की बात करता है, लेकिन हम कहाँ चले गए अब, समीकरणों को हल करने के लिए। तो सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो एक दूसरे से लिंक करते हैं, इसको ध्यान देना। तो यहां पर जो है समीकरण को हल करने की बात कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 को हम 20 से गुणा करना चाहते हैं। तो देखिए समीकरण नंबर 1 में कोई बदलाव नहीं करते हुए ऐसा लिख दिया हम लोगों ने, 2 को 20 से गुणा करने पर 20x प्लस 20y, और 20 से गुणा करने पर 140 हो जाएगा, 20 और 7 का गुणा। इन दोनों को हम लोग क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। और जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे तो ये 20 प्लस और माइनस के y कट गए, जोड़ने पर यहां पर 63x हो गया सर, बराबर में 141, और भाग लगाने पर x का मान कितना हो गया सर, x हो गया 141 बटा 63। ठीक है, और जब मैं इसको देख रहा हूं तो हमारी स्थिति क्या बन रही है उसको गौर करना है सर। ये x का मान तो फिलहाल ये ऐसा ही सोचते हैं कि भाई यही उत्तर है ना, क्योंकि भाग पूरा पूरा ये नहीं जा रहा है, 6 4 5 और 1 6, केवल 3 के पहाड़ से कटने की बात हो रही है। तो 3 के पहाड़ से अगर काटता हूं तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, और 3 के पहाड़ से 3 चौक 12, 3 और 7 21, 47 बटा 21। अब ये मान हम इक्वेशन नंबर 2 में डालते हैं। ठीक है ना, तो समीकरण नंबर 2 के अंदर अगर x का मान रखता हूं तो ये मान कितना हो गया, 47 बटा 21 प्लस वाई बराबर 7। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए पोजीशन हमारी हो गई y बराबर, ठीक है, 7 माइनस 47 बटा 21। ठीक है, और यहां से जब देखेंगे तो y बराबर 21, एलसीएम हो गया आपका 21 और 7 का गुणा 147 माइनस 47, तो y हो गया आपका 100 बटा 21। तो ये दोनों मान आपके पास में आ गए, y का मान 100 बटा 21 के रूप में आ गया, और x का जो मान है वह आपका ये रहा सर, x का मान 47 बटा 21 के रूप में हमें प्राप्त हो गया। ठीक है जी, तो चलिए अब हमें चाहिए x माइनस वाई की बात करेंगे। तो x माइनस वाई का जो मान है, x का मान कितना है, 47 बटा 21 माइनस y का मान हो गया आपका 100 बटा 21। इसका मतलब इस प्रश्न के अंदर वापस से आप चेक करें सर एक बार, या तो कहीं पर हम लोगों ने लिखने में मिस्टेक की है प्रश्न को, अदरवाइज आपका जो आंसर है x माइनस वाई का -53 बटा 21 है, जो आपका आंसर यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहा है सर। ठीक है, तो एक बार केवल तरीका जो है दोबारा से हम लोग देख लेते हैं। हो सकता है देखिए मेरे से ही लिखने के अंदर यहाँ पर 408 है और इधर 480 है, तो मैं भी यहाँ 480 का 408 कर दिया हो या 408 का 480 इस प्रकार से कर दिया हो, मैंने गलती कर दी हो। एक बार कैलकुलेशन वापस से दोबारा से हम लोग चेक कर लेते हैं कि भी प्रश्न का प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है। दोबारा से ध्यान दीजिए, जब हम लोग 408 और 1032 के मसप की बात करते हैं तो ये 408 और 1032 के मसप के लिए देखिए 2 बार भाग देने पर ये 816 है ना। वापस दोबारा चेक कर रहा हूं मैं ताकि देखते हैं, यहाँ पर 216 और मसप लेने के प्रोसेस में 408 अंदर चला जाएगा, 216 का भाग जब जाएगा एक बार, और जब इसको आप देख रहे हैं घटाते हुए 8 में से 6 गया, 2 उधार लेकर 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 192, 216 अंदर जाएगा,
भाग 1 बार, और कुल मिलाकर के यहाँ पर 24, और 24 का पहाड़ा 8 बार बोलने पर 192 होता है। 8 चौक 32, 3 16 और 3 19 बिल्कुल सही है सर, ये आपका 24 हो गया सर। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न हमारा कह रहा है कि 1032x माइनस 480y बराबर 24 के बराबर है। ठीक है, ये एक इक्वेशन बनी आपकी, इसमें आप 24 का भाग लगा सकते हैं, 24 का भाग हम लोगों ने लगा दिया, और x प्लस वाई बराबर 7 आपके पास में है। इन दोनों समीकरण को हल करने की बात कर रहे हैं तो 43x है ना, 24 का भाग बिल्कुल देख लेते हैं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सही है। और यहाँ 43x माइनस 20y बराबर 1, और 20 से गुणा करते हुए 20x प्लस 20y बराबर 20 और 7 का गुणा 140, ये हो गया 141, और यहाँ पर जोड़ने पर 63x, और x का मान 141/63 जो कि 3 के पहाड़ से कटता हुआ 47/21 हो जाएगा। और x प्लस वाई अगर 7 के बराबर है तो 47/21 प्लस वाई बराबर 7 करते हुए 147 में 47 चला गया, तो कुल मिलाकर के 100/21, और x माइनस वाई की जब बात करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 53/21, ये आपके प्रश्न का परिणाम है, जो कि इन चारों ऑप्शन में से कहीं नहीं है। तो मे भी यहाँ पर कुछ लिखते समय है ना गलती हो सकती है सर, तो आप उसको जो है ध्यान रखें। यहाँ पर अगर 408 करता हूँ तो 24 का भाग 24, 16, 68, एक काम करते हैं सर, यहाँ पर 408 करके एक बार वापस से आप इसको चेक करने का प्रयास करना। इस स्थान पर अगर मैं 408 करता हूँ तो क्या स्थिति बनती है, ठीक है, उसको हम लोग एक बार देख लें। चलो 1032x माइनस 408y, ठीक है, 1032x माइनस 480 की जगह अगर मैं 408y करता हूँ बराबर आपका FCF 24 बनकर के आया था, 24 का भाग देते हुए, है ना, 24 का जब भाग दिया जाएगा तो 24 चौक 96, 24 तिया 72, माइनस में 24 का भाग देने पर 24 एकम 24, ठीक है, 16 बच गया, और 24 का भाग 7 बार, है ना, 168, y बराबर 24, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और आपको x प्लस वाई बराबर 7 दिया है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहाँ हम लोग करना चाहते हैं इस बार इक्वेशन नंबर 2 को 17 से गुणा, तो कुल मिलाकर के 43x माइनस 17y बराबर 24, और जब मैं यहाँ पर 17 से गुणा करूँगा तो ये 17x प्लस 17y बराबर 17 और 7 का गुणा 119। जब मैं इनको जोड़ने की बात करता हूँ तो गौर कीजिए, ये 17y कट जाएगा, और यहाँ पर 3 और 7 10 हासिल 1 5 और 1 6, 60x बराबर 9 और 4 13, 2 1 3 और 1 4, 143। तो x का जो मान हो गया सर आपका 143/60 के बराबर हो गया। अब मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 की बात करता हूं तो x का मान 143/60, ठीक है, प्लस y बराबर 7, और y का जब मान की बात करें तो 7 माइनस 143/60, और जब इसको गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर 60, 6 7 42, 420 माइनस 143, मुझे लग रहा है कि ये भी अपना परिणाम नहीं है। 7 और 3 10 हासिल 1 5 और 7 12 हासिल 1 2 2 4, 277/60। चलिए जब हम लोग x माइनस वाई के बारे में बात करेंगे तो x का मान 143/60 है, माइनस y का मान 277/60 है, और जब इसको घटाऊंगा तो यहाँ पर भी परिणाम आपका एक नेगेटिव तो आ रहा है, लेकिन जो परिणाम है वो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो माइनस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 और 6 13, 1 मिनट सर, यहाँ से ये घटाना है, 3 और 4 7, ठीक है, और 4 और 3 7, 134/60, ये उस स्थिति में परिणाम होगा। और अगर मैं 2 का भाग देता हूं तो माइनस में 2 6 12, 2 7 14/30, ये आपका रिजल्ट होगा। तो देखिए कुल मिलाकर के प्रोसेस आपके दिमाग में आया होगा कि समझ में आ गया, यानी कुछ ना कुछ प्रश्न के अंदर कहीं मिस्टेक हो रही है। अब एक काम करना, आप जो है अपने स्तर पर इसको 408 को 480 कर करके इसको चेक करने का प्रयास करना, ठीक है ना, मे बी आंसर आपका मैच हो जाए। चलते हैं सर आगे की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा, 60, 105 और 135 छात्रों वाले 3 विषयों क्रमशः विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यानी एक परीक्षा है जिसके अंदर बच्चा विज्ञान विषय, अंग्रेजी विषय और गणित विषय की परीक्षा देने वाला है। विज्ञान विषय में 60 विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी में 105 है, और गणित के अंदर 135 विद्यार्थी हैं। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है, यानी बराबर बराबर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठाना चाहते हैं, और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र अगर बैठते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या, देखिए क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि भाई न्यूनतम संख्या कब हो, जब कमरे की कैपेसिटी मैक्सिमम हो,
ऐसा ही है ना सर। इसका मतलब आपको क्या करना होगा, यहाँ HCF ज्ञात करना होगा, MSP ज्ञात करना होगा। हमें इस प्रश्न के लिए 60, 105, 135 का HCF आपको ज्ञात करना है, MSP ज्ञात करना है। भाग विधि की मैं बात कर रहा हूँ। 135 में मैं 60 का भाग देता हूँ, भाग जाएगा 2 बार, 120 पीछे रह गया सर 15, यहाँ पर 60, और जब भाग देता हूँ तो 4 बार, ये आपका खेल खत्म हो गया। यानी अंतिम रूप से भाग 15 का गया, लेकिन अभी 105 पीछे बचा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं 105 के अंदर 15 का भाग देना चाहता हूं, 15 7 105, और ये आपका खेल खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर के HCF कितना बना सर हमारा, HCF जो है 15, वह है कमरे की मैक्सिमम कैपेसिटी, कमरे की मैक्सिमम कैपेसिटी है, क्योंकि हम हर कमरे के अंदर बराबर बराबर विद्यार्थियों को बैठाना चाहते हैं। तो मैक्सिमम कैपेसिटी जो कमरे की रहेगी वो बराबर संख्या में 15 रहने वाली है। अब आपका प्रश्न कह रहा है न्यूनतम कितने कमरे हों, तो मुझे बताइए विज्ञान विषय के लिए, है ना भाई, विज्ञान विषय के विद्यार्थी 60 है, और एक कमरे में अगर 15 विद्यार्थी बैठाएंगे तो विज्ञान के लिए मुझे 4 कमरों का अरेंजमेंट चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से अगर अंग्रेजी विषय की मैं बात करता हूं, तो अंग्रेजी विषय के हमारे पास में 105 विद्यार्थी हैं, और अगर एक कमरे में 15 विद्यार्थी हैं तो 7 कमरे आपको चाहिए, ठीक है। और इसी क्रम के अंदर गणित विषय की अगर बात करता हूं, तो यहां पर 135 विद्यार्थी, और हर कमरे में अगर 15 विद्यार्थी बैठेंगे तो कुल मिलाकर के 15 नम 135, 9 कमरे मुझे चाहिए। तो चलिए सर देखते हैं, यहां पर 9 और 7 16 और 4 कितना हो गया, 20 कमरे न्यूनतम रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर के आपके प्रश्न का आंसर जो आ चुका है, न्यूनतम कितने कमरे होने चाहिए, 20 कमरे होने चाहिए न्यूनतम कमरे, जब उनकी कैपेसिटी मैक्सिमम हो। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, MSP आपको इस प्रश्न के लिए ज्ञात करना है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। देखिए जब इस प्रकार का प्रश्न आए छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब मुझे ऑप्शन को ट्राई करते हुए छोटे से बड़े क्रम की बात करनी है ना। छोटे से बड़ा क्रम लेना है, उसके बाद चेक करना है। जो पहली शर्त है पूर्ण वर्ग होगी, तो मुझे देखना है कि क्या ये सारी पूर्ण वर्ग है क्या। अब जीरो लगे हैं तो जीरो भी सम संख्या में लगने चाहिए, 2 जीरो 4 जीरो 6 जीरो नजर आएंगे तो वर्गमूल निकलेगा। मान लिया जीरो एक संख्या में, एक अंक में है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है सर, है ना। संख्या में जीरो 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, तो सब में देखा सब 2 2 जीरो है। और पूर्ण वर्ग में 36 का भी वर्गमूल 6, 25 का 5, 16 का 4, 9 का 3, यानी चारों जो संख्याएं वो पूर्ण वर्ग संख्याएं हमें दे रखी है। और छोटे से बड़े क्रम में चेक करने का मतलब है सबसे पहले 900 का, दूसरा 1600 को, तीसरे 2500 को उत्तर आ जाए। इनमें से उत्तर नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न हमारा कह रहा है 10 12 15 18 से पूर्णतया विभाज्य होनी चाहिए, यानी जिसमें 10 का 12 का 15 का और 18 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो चलिए सर सबसे पहले हम लोग 900 को चेक करने की बात करते हैं। 900 में 10 का भाग पूरा पूरा चला गया सर, ठीक है। लेकिन 900 में 12 के भाग की बात करते हैं ना, 12 का भाग देने, तो 12 6 72, 12 7 84, 6 12 5 60, 75 बार पूरा भाग यहाँ भी चला गया। 900 में अगर मैं 15 के भाग की बात करता हूँ तो 15 6 90 जीरो पूरा भाग चला गया। और 900 में अगर मैं 18 की बात करता हूँ तो 18 का भाग चला गया, यानी छोटी से छोटी संख्या हमारा उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। 900 पूर्ण वर्ग भी है जिसका वर्गमूल 30 निकलता है। और हम लोग देख रहे हैं 900 में 10 का भाग 90 बार, 900 में 12 का भाग 7 बार, है ना, 12 7 84, 6 जीरो 12 5 60, 75 बार। 900 में 15 का भाग 15 6 90, 60 बार चला जाएगा। और 900 में 18 का भाग 18 5 90। आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो गया। चलते हैं आगे बढ़ते हुए। हमारा प्रश्न है एक भिन्न की कुछ संख्याएं दे रखी है और इसका जो है लघुत्तम समापवर्तीय आपको ज्ञात करना है। और आपके दिमाग में आना चाहिए जब भिन्न की बात होती है ना, 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का अगर मुझे एलसीएम ज्ञात करना है तो गौर कीजिए भाई, भिन्न वाले प्रश्नों के अंदर चूंकि जब मुझे एलसीएम ज्ञात करना है तो हमने क्लास में क्या डिस्कस किया कि अंश में तो एलसीएम निकाला जाएगा अंश की संख्याओं का, और नीचे उसका उल्टा होगा एचसीएफ यानी MSP ज्ञात किया जाएगा। ऊपर अंश में 1 2 5 4 का मुझे एलसीएम लेना होगा और मुझे 3 9 6 27 का एचसीएफ लेना होगा।
और जब मैं 1, 2, 5, 4 का एलसीएम लूंगा तो ये सीधा मौखिक रूप से लिखने की कोशिश करता हूं। यानी ऐसी संख्या की बात करेंगे छोटी से छोटी जिसमें 2 का, 5 का, 4 का, 1 का भाग चला जाए। या तो आप क्या करेंगे भाई, इस प्रकार से भाग विधि की बात करते हुए, है ना, 1, 2, 5, 4, 2 का भाग देते हुए 1, 1, 5, 2, फिर 2 का भाग देते हुए 1, 1, 5, 1, और फिर 5 का भाग देते हुए 1, 1, 1, 1, यानी 5 दूना 10 दूना 20। तो इसका ल सप कितना बन के आ रहा है, 20 बनकर के आ रहा है। और रही बात म सप की, तो म सप का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब आप इसके गुणनखंड करेंगे उसमें से कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है, या बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 3, 6, 9 और 27 सब में भाग चला जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या 3 है। 3 में 3 का भाग जाएगा, क्योंकि 3 से बड़ी संख्या होती है 3 में भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ के रूप में 3 आया, तो यही आपके प्रश्न का आंसर होगा। तो भिन्न वाले प्रश्नों को हल करते समय ध्यान देना, अगर ल सप ज्ञात करना है तो ऊपर आपका ल सप और नीचे वाली संख्याएं हरों का आपका म सप आपको ज्ञात करना होगा। इसका उत्तर ऑप्शन सी रहा। आगे बढ़ते हुए, दो संख्याएं 3, 4 के अनुपात में है, यानी संख्याओं का अनुपात आपके पास में है 3, 4 का। इसका लघुत्तम समापवर्ती 84 है, यानी एलसीएम आपके पास में दे दिया है 84। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो चलिए सर, जो संख्याएं हैं 3, 4 के अनुपात के आधार पर ध्यान दीजिए। तो संख्याएं आपके द्वारा क्या लिखी जाए, 3:4 में 3x और 4x लिखना चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताइए सर, यहां पर जब आप इस प्रश्न को हल कर रहे हैं तो एलसीएम क्या बन रहा है वो देखें आप। तो एलसीएम का मतलब है सभी संख्याओं को लेना है, कॉमन पार्ट को एक बार, और जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना है। तो एलसीएम के लिए 3 रहेगा, उसके साथ में 4 भी रहेगा, और उसके साथ में x भी रहेगा। तो एलसीएम आपका 12x, और जो कि किसके बराबर है, 84 के बराबर है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें प्रश्न के अनुसार दे रखा है। वापस से ध्यान देना, 3x और 4x आपकी संख्याएं हो गई, अनुपात के आधार पर x लगाते हुए। जब इनके ल सप की बात करेंगे तो जो कॉमन नहीं है 3 और 4 उसको लिखना है मुझे, और जो कॉमन पार्ट है उसको एक बार लिखना है, यानी x को x के रूप में लिखते हुए 12x 84 के बराबर। और यहां से x का मान 84/12 7 बार भाग जाएगा, x का मान आ गया। प्रश्न कह रहा है बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमारे प्रश्न का आंसर बड़ी संख्या के लिए 4x, क्योंकि एक चीज हुई जिसमें x का मान अगर 7 है तो एक तो 7 का 4 से गुणा और एक 7 का 3 से गुणा, तो पता लगा कि जब 4 से गुणा करेंगे तो वो बड़ी संख्या है। तो आपका जो आंसर 4x, 4 गुणा 7, और 7 और 4 का गुणा कितना, 28, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर रहेगा। चलते हैं सर आगे की तरफ बढ़ते हुए, और अगला जो प्रश्न है किस प्रकार से है देखिए आप। दो लगातार प्राकृत संख्याओं का ल सप और म सप क्या है? भाई कोई भी दो संख्याएं जो लगातार है, ध्यान दीजिए यहां पर कह रहा है लगातार आने वाली प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, उनका ल सप म सप जब भी आप देखेंगे तो उनमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होता है। इसका तो म सप हमेशा एक होता है, और दो लगातार जो संख्याएं होगी उनका ल सप उनका गुणा होगा। जैसे एक उदाहरण के लिए 5 और 6 की बात करता हूं, तो 5 और 6 में अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो यह एलसीएम 30 होने वाला है, और अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करता हूं तो इसमें कोई कॉमन पार्ट नहीं है, तो एचसीएफ 1 होने वाला है। लगातार कोई भी संख्या ले सकते हैं आप। 21 और अगर 22 की बात करता हूं तो एलसीएम क्या बना, एलसीएम हमारा 21 और 22 का गुणा होगा, ठीक है। और अगर इसके एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ आपका 1 होगा। यानी जब लगातार प्राकृत संख्याएं हैं तो उनका ल सप उनका गुणनफल रहने वाला है, और म सप संख्या 1 रहने वाली है। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर है। चलते हैं आगे बढ़ते हुए, अगला प्रश्न है संख्याओं 425 और 476 का म सप क्या है, एचसीएफ क्या है। बहुत आसान सा प्रश्न है, भाग विधि का प्रयोग करते हुए आप उनका म सप एचसीएफ को ज्ञात करें, ठीक है ना। तो देखिए भाग विधि का प्रयोग कर रहा हूं, 476 अंदर की तरफ बड़ी संख्या में छोटी संख्या का हम भाग देना चाहते हैं, ठीक है। 425 का भाग एक बार भाग गया, ये आ गया 425, यहाँ पर 1 और ये 5 51, अंदर की ओर 425 रखते हुए जब आप भाग देंगे तो देखिए कितनी बार भाग जाएगा सर, ये भाग आपका 5 बार है ना, 5 25, 8 बार, 8 एकम 8 और 8 पंजा 40, 8 बार भाग चला जाएगा सर। तो 8 बार भाग देते हुए 8 एकम 8, और यहाँ पर 8 पंजा 40, घटाने पर 7 और 8 15, 17 हो गया। अब ये 51 जो होगा वो अंदर की ओर जाएगा, और 51 के अंदर मुझे 17 का भाग देना है, जो कि 3 बार भाग चला जाएगा,
ठीक है। अंतिम रूप से भाग चूंकि 17 का जाता है तो हमारा HCF क्या बनेगा सर, HCF हमारा 17, यानी म स प 17, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर रहेगा। चलें आगे बढ़ते हुए, अगला जो प्रश्न है हमारा, संख्याओं 90, 60, 75 और 35 का ल स प कितना है। देखिए एलसीएम को ज्ञात करने की बात कर रहे हैं। एक बात ध्यान करना कि जो भी प्रश्न यहाँ पर इस क्लास के अंदर डिस्कस हो रहे हैं एज ए MCQ के रूप में, वे सारे के सारे प्रश्न कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, आपको नहीं लगना चाहिए कि सर ने ऐसे क्यों प्रश्न दिए एलसीएम का, HCF का, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत आसान से प्रश्न भी हमारे परीक्षा में होते हैं। और निसंदेह जो भी प्रश्न हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एज MCQ, वो सभी के सभी प्रश्न परीक्षाओं के प्रश्न हैं। चलिए, तो यहाँ पर ल स प को ज्ञात करने के लिए आप भाग विधि का प्रयोग करेंगे। 90, 60, 75 और 35। चलिए 2 का भाग देते हुए 45, 2 का भाग देते हुए 30, 75 एज इट इज, 35 एज इट इज, ठीक है ना। 2 का भाग चला गया। आगे बढ़ते हुए चलिए 2 का भाग फिर से देना है, 45 एज इट इज, 30 में 2 का भाग देने पर 15, 75 और 35। अब देखिए चारों में से किसी में भी, देखिए यहाँ 2 का भाग इसलिए दिया क्योंकि 30 में 2 का भाग जा रहा था, तो किसी एक में भी भाग जाता तो देना है। लेकिन अब 4 संख्या मेरे पास 45, 15, 75 और 35, लेकिन 4 में से किसी में भी 2 का भाग नहीं जाता है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे 2 से आगे बढ़ना है, 3 की बात सोचनी है। तो 3 का भाग 45 में 15 बार, 3 का भाग 15 में 5 बार, 3 का भाग 75 में 25 बार और 3 का भाग 35 में 7 बार, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 35 का 35 आएगा सर, 3 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फिर से 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 एज इट इज रहेगा, 25 एज इट इज रहेगा, 35 भी एज इट इज रहेगा। अब देखिए 5 का भाग देते हुए 1, 1, 5 और 7। अब अगली जो बार भाग जाएगा वो 5 का जाने वाला है, और 5 का भाग जब जाएगा तो 1, 1, 1 और यहाँ पर 7, और अगला चूंकि यहाँ 7 बचा है तो अंतिम रूप से हमारा भाग किसका जाने वाला है, 7 का। जब मैं इसका गुणा कर दूंगा तो ये आपका ल स प हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 का 2 से गुणा 90 और 90 का 2 से गुणा 180, और 180 का मुझे 35 से गुणा करना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपका एलसीएम क्या बन रहा है, ऊपर वाला गुणा 180 के रूप में आया, नीचे 2 संख्याओं गुणा 35 के रूप में। 0, 18, 5, 90 हासिल 9, 18 तिया 54, 54 और 9 मिलकर के हो गया 63, 6300, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर रहा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, छोटी से छोटी, ध्यान दीजिए, अब जब छोटी से छोटी आ गया तो इसका मतलब मुझे छोटे से बड़े क्रम के अंदर संख्याओं के ऑप्शन को चेक कर लेना है, बाकी दिमाग नहीं लगाना अपना, प्रश्न का दिमाग चलेगा। तो छोटी से छोटी है ना संख्या की बात कर रहे हैं, तो छोटी से छोटी संख्याओं में छोटे से बड़े क्रम को आपको चेक करना है। तो 1 नंबर पर ये, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये, और आवश्यकता पड़े तो 4 नंबर पर 2056, या जब तीनों फेल हो जाए तो ऑटोमेटिक वो उत्तर होगा ही होगा। देखिए शर्त क्या क्या है, वर्ग संख्या हो, यही जिसका वर्गमूल निकले। तो अब आप देख रहे हैं वर्ग संख्या में 98 का वर्गमूल नहीं निकलता सर, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 का वर्गमूल 9 निकलता, उसके बाद सीधा 100 पूर्ण वर्ग संख्या होगी जिसका वर्गमूल 10 निकलेगा, तो ये तो नहीं हुआ। 394, मैं उम्मीद करता हूं 394 भी किसी की वर्ग संख्या नहीं है, तो ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। देखो कितना आसान सी बात हुई, यानी पहली शर्त जो वर्ग संख्या के रूप में, हमारे 2 आंकड़े तो कट गए हैं सर, क्योंकि 394 का भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। हाँ, 1764 का वर्गमूल हमारा निकलता है सर, ठीक है भाई। 1764 में आप देखेंगे यहाँ पर 40 40 है ना, 4 चौक 16, ये 42 का वर्ग होना चाहिए इसका वर्गमूल। देखिए 42 को अगर मैं 42 से गुणा करता हूँ तो 2 और 2 का गुणा 4 हो गया, 8 और 8 16 हासिल 1, 16 और 17, यानी इसका वर्गमूल आपका 42 निकलता, तो मुझे इसको चेक करना चाहिए, ठीक है। अब आपका प्रश्न क्या कर रहा है, 7, 14 और 21 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए, तो जब मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ 1764 में 7 का भाग दे रहा हूँ, तो 7 दूना 14, ठीक है, 3, 7 पंजा 35, 7 दूना 14, भाग पूरा चला गया, शेष कुछ भी नहीं बचा। 1764 में जब मैं 14 का भाग दे रहा हूँ तो 14 एकम 14, 3, 14 दूना 28, 36 में से 28 चला जाएगा 8, और 8 और 4 84 हो गया, तो 14 छंग 84, यहाँ पर भी भाग पूरा पूरा दे पा रहे हैं हम लोग। और 1764 में
अगर मैं 21 का भाग देने की बात कर रहा हूं तो 21 का भाग 8 बार 168, पीछे रह गया 8 और 4 84, 21 चौक 84, यहां पर भी भाग पूरा चला गया। हमारे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रश्न को ही आपको यूज कर लेना चाहिए। बढ़ते हैं आगे की ओर। तीन संख्याओं का अनुपात 4, 5 और 6 है। ठीक है, इनका लसप 3600 है, तो इन संख्याओं का मसप कितना है? देखिए जो संख्याएं हैं आपकी 4, 5, 6, तो बताइए इस 4, 5, 6 के आधार पर संख्याएं क्या मानी जाएगी? तो 4 के अनुसार संख्या 4x, 5 के अनुसार 5x, 6 के अनुसार 6x। देखिए एलसीएम क्या होता है? एलसीएम में सभी कुछ लिखा जाता है, जो कॉमन पार्ट है वो केवल एक बार लिखा जाता है। तो सभी कुछ लिखने का मतलब 4 लिखना, 5 लिखना, 6 लिखना और कॉमन पार्ट x को लिखना। तो एलसीएम आपका बन रहा है 6 पंजा 30, 30 चौक 120 x एलसीएम हो गया। अब मुझे बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ यानी मसप क्या है? महत्तम समाप वर्तक क्या है? एचसीएफ का मतलब इसका कॉमन पार्ट होता है, और कॉमन पार्ट इस प्रश्न में क्या है? कॉमन पार्ट हमारा x है। बात समझ में आ गई ना? तो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा सर कि जो एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी मेरा टारगेट x को ही ज्ञात करना है। अब मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लसप है 120x वो किसके बराबर है? 3600 के बराबर है। और यहां से x का मान क्या हो गया? 3600 में जब 120 का भाग दूंगा तो देखो 0 से 0 काटते हुए 12 तिया 36 0, x आपका कितना बन गया? 30। और चूंकि कॉमन पार्ट x है, एचसीएफ आपका 30 हो गया। अपने प्रश्न का आंसर 12 तिया 36। इसमें भी कहीं उत्तर नहीं मिल रहा हम लोगों को, कहाँ दिक्कत है? वापस देखो सर, 4, 5 और 6 के आधार पर 4x, 5x और 6x की बात हो रही है। एलसीएम 4, 1 मिनट सर, यहाँ एलसीएम में गड़बड़ कर दी सर हम लोगों ने। देखो एलसीएम में यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, वापस से देखें। तो एलसीएम का मतलब क्या है सर कि भाई जो कॉमन पार्ट है उसको एक बार लिखना। अब हुआ ये कि 4 और जब 6 की बात कर रहा हूं ना, हम लोगों ने सीधा गुणा करके लिख दिया सर, इसको देखना आप। ठीक है, जबकि होना क्या है कि जो 4x है उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं? 2 गुणा 2 गुणा x के रूप में। 5x को हम लोग लिख रहे हैं x और अलग से 5 के रूप में, और 6x को हम लोग लिखेंगे 2 गुणा x गुणा 3 के रूप में। और जब मैं इसको देखता हूं तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जो तीनों में कॉमन पार्ट है ये तो आपका हो गया एचसीएफ x। यहां से पहले कॉलम से 2, दूसरे कॉलम से 2 और यहां से 5 और ये 3, तो जो आपका एलसीएम बन रहा है वो ये बन रहा है। ठीक है ना? तो एलसीएम आपका हो गया 5 और 3 का गुणा 15 दूना 30 दूना 60, 60x हो गया सर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम जो हमारा 60x है वो 3600 के बराबर है, और इसलिए x का मान क्या हुआ? 3600 में मुझे किसका भाग देना है? 60 का। और जब मैं इसको 0 से 0 काटता हूँ 6 6 36 0, और ये 60 जो है वह आपका x का मान है, और x ही आपका मसप है। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का आंसर है। ध्यान दीजिए यहां पर हुआ क्या कि 4 और 6 इसको देखना है। भाई 4 और 6 के अंदर 2 कॉमन आ रहा है तो 2 अलग से नहीं होगा, है ना? तो जब इसका लसप निकालने की बात करेंगे भाई या तो आप ऐसा सोचें, या 4, 5, 6 का एलसीएम इस प्रकार से आप सोचें। 4 है, 5 है, 6 है, 2 का भाग देते हुए 2, 5 3 बार, फिर 2 का भाग देते हुए 1, 5 3 बार, अब भाग 3 का देते हुए 1, 5 1, और अंत में 5 का भाग देते हुए 1 1 और 1, 5 तिया 15 दूना 30 दूना 60। तो ये आपका लसप 60 और जो कॉमन पार्ट x के रूप में, और 60x आपका प्रश्न 3600 की बात करता है। x का मान 60 बनकर के आता है, और जो कॉमन पार्ट x है वही आपका मसप है, इसलिए आपका उत्तर 60 रहा। बढ़ते हैं आगे की ओर। वह छोटी से छोटी संख्या, देखिए फिर से वही लैंग्वेज आ रही है सर। छोटी से छोटी का मतलब क्या है? छोटे से बड़े क्रम की बात करना है ना? छोटे से बड़ा क्रम। और जब मैं छोटे से बड़े क्रम की बात कर रहा हूं 1900, 1890, 1899, 1890 पहले क्रम पर, 1899 दूसरे क्रम पर, 1910 तीसरे क्रम पर, या तो इनमें से उत्तर आ जाए, नहीं तो ऑटोमेटिक अपना उत्तर वह जो बच जाए। देखिए हमारा प्रश्न कह रहा है 15, 18, 27 और 35 का भाग देने पर 9 शेष बचना चाहिए। तो चलिए सर, जब मैं 1890 में भाग देता हूं,
90 में 15 का भाग दे रहा हूं, मैं केवल यहां पर शेष को लिखने की बात कर रहा हूं। 15 एकम 15, एक बार भाग गया, 3 बच गया, 3 और 9 39 हो गया। ठीक है, 15 दूना 30। ठीक है, और आप जब देख पा रहे हैं सर यहां पर, क्योंकि 30 के बाद में 9 बचा, 9 0 90 हुआ, 15 का भाग पूरा चला गया तो शेष 0 हो गया सर। जबकि आपका प्रश्न कह रहा है 9 शेष बचना चाहिए, क्योंकि 9 और 8 17 और 18, 3 का भाग भी जा रहा है, 5 का भाग भी जा रहा है, 15 का भाग निश्चित रूप से जा रहा है इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर सी तो नहीं हुआ, क्योंकि शेष 9 नहीं बचा। अब चलिए 1899 की बात करते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि ये उत्तर हो या नहीं, देखते हैं अभी। तो 1899 में जब 15 का भाग देंगे तो निश्चित बात है शेष आपका 9 बचेगा, क्योंकि अभी डिस्कस किया 1890 में भाग पूरा पूरा चला जाता है, और 1890 के बाद में 1899 9 ही तो एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा है वो आपका शेष है। ठीक है, इसी क्रम में 18 का भाग देता हूं। 1899 में जब 18 का भाग दिया तो 18 एकम 18, भाग टूटने 0, 18 पंजा 90 और शेष 9 बच गया, बिल्कुल ठीक है। इसी क्रम में अगर मैं 1899 में मैं भाग देता हूं आपका 27 का, तो देखते हैं सर शेष 9 बचता है या नहीं बचता है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा कर लेता हूं, 1899 में हम 27 का भाग दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर जो भाग जाएगा 5 6 बार भाग चला जाना चाहिए, 7 दूना 14 49, भाई भाग चला जाएगा पूरा 7 बार, 7 का 7 से गुणा, 49 हासिल 4, 14 और 4 हो गया 18, कुछ नहीं बचा, ऊपर से आया 9, भाग टूट गया और यही आपका शेष बच गया। तो यहां पर भी 9 आपका शेष बच गया। और इसी 1899 में जब आप भाग देंगे 35 का, उसको देखें तो 35 का भाग 5 बार जाना है। ठीक है, 35 और 5 का गुणा 175, पीछे रह जाएगा सर आपका ये 4 1 9, और 35 का भाग 4 बार 140, और शेष कितना रहा सर, शेष आपका 9 रहा। तो कुल मिलाकर के ये ऑप्शन नंबर डी यानी 1899 में सभी कंडीशन फुलफिल हो रही है। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया 1899। और अगर आप तरीके से करना चाहते हैं तो चूंकि ये देखिए तरीके में थोड़ा आसान है, इसलिए मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ में कि मुझे 15 18 27 और 35 का एलसीएम ज्ञात करने के बाद में जो इसका एलसीएम आएगा उसमें मुझे 9 को जोड़ देना है, क्योंकि 9 शेष बचता है। ठीक है, तो इसका तरीका आसान है, इसलिए मैंने आपको वो भी बता दिया कि जो 4 संख्याएं आपके पास में है उनका लसप आप निकालें, जो परिणाम लसप का आता है उसमें आप 9 जोड़ दें। अगला प्रश्न है, 3 संख्याएं 5 7 और 9 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्ती 1260 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो गौर कीजिए, जैसा अभी प्रश्न हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी प्रकार से 5 7 9 के अनुपात की संख्याएं हैं, तो संख्याएं क्या होगी सबसे पहले देखें तो पता लगा संख्याएं हमारी 5 के अनुसार 5x, 7 के अनुसार 7x, 9 के अनुसार 9x। इनका एलसीएम क्या होगा, तो देखिए यहां पर 5 7 और 9 में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, इसलिए लसप 5 7 और 9 का गुणा और उसके साथ में x का गुणा। ठीक है, तो जब आप इसको देखेंगे 7 और 5 का गुणा कितना है 35, और 35 का एक काम करते हैं जैसा है वैसे ही रख लेते हैं। ठीक है ना, तो एलसीएम आपका जो है ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम क्या बन रहा है, देखो ये जो एलसीएम आपका बन रहा है 5 7 9 और x का गुणा, ये हमारे प्रश्न में 1260 के बराबर है। x का मान मुझे चाहिए 1260 में 5 7 और 9 का भाग देना है। 1260 में 5 7 9 का भाग, देखते हैं सर हमारी पोजीशन क्या बनेगी। हमारी पोजीशन है 9 का भाग देने पर 14 नम 126 140, 7 का पहाड़े से काटते हुए 7 दूना 14 0, और 5 के पहाड़े से काटते हुए 5 चौक 20, और x का मान कितना बना 4। हमारा प्रश्न कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो x का मान जब 4 यहां पर रखेंगे तो अपना आंसर क्या हुआ, सबसे बड़ी संख्या के लिए 9x की बात हो गई। 9 और 4 का गुणा, और 9 और 4 का गुणा कितना 36, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है सर, चलते हैं अगला प्रश्न हमारा, 2 संख्याएं 4 5 के अनुपात में है, लसप 180 है, छोटी संख्या क्या है। देखिए 4 5 के अनुपात के अंदर संख्याएं क्या मानी जाए, तो हमारी संख्याएं 4 के अनुसार 4x, 5 के अनुसार हमारी 5x संख्याएं मानी जाए। देखिए यहां पर लसप की अगर बात करता हूं मैं तो 4 गुणा 5 गुणा x ये आपका लसप हुआ, और ये किसके बराबर है
180 के बराबर है, ये हमें दे रखा है, गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से x निकालना है मुझे। 180 में किसका भाग देना है, 4 और 5 का गुणा करते हुए इसका पक्षांतरण भाग दें। तो 5 के पहाड़े से 5 तिया 15, 3 5 छंग 30 और 4 के पहाड़े से 4 नम 36 और यहां से x का मान कितना बना, x का मान 9 बना। प्रश्न कह रहा है छोटी संख्या, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, इस x के मान को जो कि 9 आ गया, छोटी संख्या यानी 4x के रूप में रखना है। ठीक है, तो छोटी संख्या 4x हो गया, 4 गुणा 9 बराबर हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया 36। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखें, हमारा प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या, देखिए फिर से वही बात आ गई, छोटी से छोटी संख्या, आप छोटे से बड़े क्रम में चेक करना, छोटे से बड़ा क्रम आपको चेक करना चाहिए। और जैसे मैं इसको देखता हूं तो सबसे छोटा 400 है, उसके बाद 900 है, उसके बाद 1800 है, आवश्यकता पड़े तो 3600। ठीक है ना। चलिए सर, प्रश्न कह रहा है 4 से 6 से 8 से और 20 से पूर्णतया विभाजित और उसके साथ में पूर्ण वर्ग भी है। अब आप देख पा रहे हैं भाई 400 का वर्गमूल 20 होता है, 900 का वर्गमूल 30 होता है, लेकिन 1800 का वर्गमूल नहीं होता, तो ये दावेदार तो वैसे ही कम हो गया सर। तो अब आपको चेक क्या करना है, 1 नंबर 2 नंबर को, ऑप्शन बी को, उसके बाद ऑप्शन ए को। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर ऑप्शन सी अपना उत्तर हो गया, क्योंकि डी तो वैसे ही मैदान से हट गया, क्योंकि 1800 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब आप कह रहे हैं 4 का भाग। अब मुझे बताइए 400 में 4 का भाग निश्चित रूप से जाता है, लेकिन 400 में 6 का भाग नहीं जाता है सर। कारण क्या है कि ये संख्या 3 से नहीं कटती, और जब तक 3 से नहीं कटेगी 6 का भाग उसमें जाना नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा नहीं होगा। अब चलिए ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं छोटे से बड़े क्रम के लिए। भाई 900 में 4 का भाग आप कह रहे हैं जाता है ना। क्यों जाता है, क्योंकि अंतिम 2 अंक 2 0 है, 4 का भाग जाएगा। 900 में 6 का भाग यहां पर भी जाता है, कारण क्या है कि 2 का भी भाग लगता है और 3 का भी भाग 900 में लगता है। इसी क्रम में 900 में 8 का भाग, अब देखो सर यहां पर तो 8 का भाग जब देंगे तो 8 एकम 8, 1 0, 8 एकम 8, फिर 2, लेकिन 8 का भाग 900 में नहीं जाता। इसका मतलब क्या हो गया सर, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, डी हमारा दावेदार नहीं है, उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं भाग लगाते हुए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा 5 8 12 20 का लघुत्तम समापवर्तीय निम्न में से किसका गुणज नहीं है, यानी उसके एलसीएम के अंदर, कहने का मतलब है जो एलसीएम लिया जाएगा उसमें कौन सा फैक्टर नहीं आएगा, किसका गुणज नहीं है। तो जब आप इसका एलसीएम करेंगे, निकालने की बात करेंगे 5 8 12 और 20 के बारे में, तो गौर करो कि जब आप इसके बारे में बढ़ रहे हैं सर, तो सबसे पहला काम 2 का भाग मुझे देना है ना। तो 5 हो गया, ठीक है, 8 के अंदर 4 हो गया, 6 हो गया और ये 10 हो गया। अभी भी 2 का भाग देना है मुझे, 5 2 3 और 2 का भाग 10 में 5 बार, फिर से अभी भी 2 के अंदर भाग लगता है, इसलिए 2 का भाग गया, 5 एज इट इज, 1 3 और 5। अब आगे बढ़ते हुए 3 का भाग 5 1 1 5 और अंतिम रूप से 5 का भाग 1 1 1 और 1। और जब मैं इसके एलसीएम की बात करूंगा तो ध्यान दीजिए, तो एलसीएम क्या हो गया सर, 5 तिया 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120। अब आपका प्रश्न कह रहा है किसका गुणज नहीं है, यानी 120 में किसका भाग नहीं जाता है, ये मुझे चेक करना है। और जब आप इसको देख रहे हैं तो 120 में 3 का भाग जाता है, 120 में 9 का भाग नहीं जाता है, 120 में 8 का भाग 15 बार और 120 में 5 का भाग 24 बार जाता है। तो कौन नहीं है सर, 9 का भाग नहीं जाता। गुणज का मतलब है 9 के गुणा करने पर 120, यानी 9 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर 120 नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है हमारा 7 की घात -4, 7 की घात -11, 7 की घात -2, 7 की घात -3 का मुझे क्या चाहिए सर, म स प चाहिए। आपके दिमाग में आना चाहिए, देखो ये संख्याएं जो है म स प का मतलब जो होता है सर वह छोटी घात से होता है सर। अगर मैं सीधा करना चाहूं, और छोटी घात का मतलब क्या हो गया सर, भी जो घात सबसे छोटी है, ठीक है, वह आपका म स प होगा। और यहां सबसे छोटी घात जो रहेगी वह हमारी 7 की घात -11 है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। या तो आप ऐसा सोच सकते हैं,
और या जो नेगेटिव पावर है उसको ऐसा 1/7 1/7 1/7 और 1/7 इसको पॉजिटिव पावर्स में कन्वर्ट कर दें। और जब म सप निकालने की बात करें और भिन्न की बात हो रही है तो ऊपर वाली जो संख्याएं 1 1 1 1 का तो मुझे निकालना पड़ेगा म सप, क्योंकि मुझे म सप ज्ञात करना है। और जो नीचे वाली संख्या है 7/4 7/11 7/2 7/3 इसका मुझे लेना पड़ेगा ल सप। जब म सप की बात करेंगे तो सारा एक है और ल सप का मतलब होता है बड़ी पावर, और वो बड़ी पावर यानी कि ये 7/11। और जब इसको ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे तो 7/-11 ये आपके प्रश्न का आंसर है। और यह आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर आधार समान है, आधार कैसा है सर, समान है, और अगर ल सप निकालना है तो समान आधार पर सबसे बड़ी जो घात होगी वो तो होगा ल सप, और समान आधार पर जो सबसे छोटी घात होगी वो होगा हमारा म सप। वापस दोहराता हूं, आधार समान होने की स्थिति में घातों को आपको देखना है, समान आधार पर सबसे बड़ी घात उन संख्याओं का ल सप एलसीएम है, और समान आधार पर सबसे छोटी घात उन संख्याओं का म सप महत्तम समापवर्तक, हाँ बिल्कुल सही है, महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का म सप और ल सप आपके पास में है। म सप 15 है, ल सप 180 है, उनमें से एक संख्या 45 है, दूसरी संख्या क्या होगी आपको जानकारी। चलिए जी, है ना, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई है बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे दो संख्याओं के लिए ल सप और म सप का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी दो संख्याओं का जो गुणा होगा वह किसके बराबर है, उनके ल सप और म सप के गुणनफल के बराबर है। तो चलिए सर, आपका प्रश्न कह रहा है एक संख्या 45 है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे, एलसीएम 180 है, एचसीएफ 15 है। तो बताइए n2 यानी नंबर 2 कौन सा है, 180 गुणा 15 बटा 45। 15 के पहाड़े से 3 बार काटते हुए 3 के पहाड़े से 180 60 बार कटेगा, तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई सर, हमारी दूसरी संख्या 60 हो गई। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का आंसर रहा। चलते हैं सर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न हमारा, दो संख्याओं का म सप 9 है और ल सप 126 है, संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव होंगे। अब देखिए सर, जब म सप आपका 9 है, गौर कीजिए, म सप महत्तम समापवर्त्य 9 है, और इसका मतलब म सप 9 होने का मतलब उन संख्याओं का कॉमन पार्ट जो है वो 9 है। अगर कॉमन पार्ट 9 है तो मैं संख्याओं को मानता हूं। देखिए, अब आप कह रहे हैं जो कॉमन पार्ट 9 है तो 9 पहली संख्या में भी लिखता हूं, 9 दूसरी संख्या में लिखता हूं, पहली संख्या में x लिखता हूं और दूसरी संख्या में y लिखता हूं। तो ये आपकी संख्याएं हो गई 9x 9y के रूप में। चलिए, आपका प्रश्न अब कह रहा है एलसीएम। तो अब एलसीएम क्या होगा सर, देखिए जो कॉमन पार्ट है 9 एक बार, xy बराबर कितना 126। ये प्रश्न आपका एलसीएम 126 देता है, ठीक है। तो इसलिए xy का मान कितना हुआ 126 बटा 9, 14 बार, यानी कुल मिलाकर के एक्स वाई का गुणा 14 हो तो एक्स और वाई यानी ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे जिनका गुणा 14 होगा, और वो दो नंबर आपस में को प्राइम होने चाहिए, सहअभाज्य होने चाहिए, जिसमें कोई कॉमन पार्ट आपका नहीं बनना चाहिए। तो पहला समूह 1 और 14 का गुणा हुआ और दूसरा समूह 2 और 7 का गुणा हुआ। तो इसका मतलब कितने जोड़े संभव हैं हमारे,
हमारे 2 जोड़े संभव हैं। ठीक है जी, तो चलिए ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। तो आज की इस क्लास के अंदर जो 20 प्रश्न हम थे हमारे, वो सब के सब हम लोगों ने इस क्लास के साथ में डिस्कस कर दिए। तो एलसीएम और एचसीएफ है ना, जो हमारा छोटा सा पार्ट है, सरल सा पार्ट है, जिसके अंदर जहां छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्याओं की बात आती है, वहां आप ऑप्शन को ट्राई करने की बात कर सकते हैं। और बाकी जो है हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट के प्रश्न भी डिस्कस हम लोगों ने किए हैं। तो चलिए सर, आज के लिए हम लोग इतनी बात करेंगे और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।